शुरुआत जोई नाम की एक लड़की से होती है जो कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मगर साथ ही साथ इंट्रोवर्ट भी थी। जोई के कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। अब हम इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर जैसन को देखते हैं, जो कि किसी बड़ी कंपनी के लिए काम किया करता था। उसे उसके बॉस ने एक गिफ्ट भेजा था, जिसे खोलने पर उसमें केवल एक काला सा बॉक्स था। जैसन उस गिफ्ट में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था और उसने वो गिफ्ट वहीं रखकर छोड़ दिया था। इस कहानी के तीसरे कैरेक्टर का नाम बेन था, जो एक छोटी सी शॉप में काम किया करता था। इन दिनों उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे एक नए घर पर शिफ्ट होना था। अब हम देखते हैं कि एक सुबह जोई के कमरे के बाहर उसके प्रोफेसर ने कुछ भेजा था। यह भी वही काला बॉक्स था जैसा जैसन को मिला था। वहीं बेन को भी अपनी शॉप पर एक ऐसा ही बॉक्स मिला जिस पर उसका नाम लिखा था। इसी तरह तीनों कैरेक्टर्स को एक एक काले बॉक्स दिए गए थे। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर से एक छोटा सा टिकट निकला, जिस पर लिखा था कि अगर वे एस्केप रूम को जीत लेते हैं तो उन्हें $10,000 का इनाम मिलेगा। टिकट में दिए गए पते को पढ़कर सभी एक एक कर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हमें 3 और नए कैरेक्टर्स दिखते हैं, डैनी, अमांडा और माइक। अमांडा एक अखबार देखती है जिसमें लिखा था कि 5 लोग जिंदा जलकर मारे गए। सभी थोड़ी देर इंतजार करते हैं, लेकिन जब वहां कोई भी नहीं आता तो बेन बाहर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, वह टूट जाता है और उसके अंदर एक डायल दिखाई देता है। डैनी सबको समझाता है कि शायद यही असली एस्केप रूम है और अब उन्हें क्लूज ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइक को एक किताब में स्क्रू ड्राइवर मिलता है, लेकिन जोई की नजर उसी किताब के कवर पर जाती है जहां लिखा होता है 451 फ़ारेनहाइट। जोई डायल को 451 पर घुमा देती है, यह सोचकर कि शायद दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। इसके बजाय कमरे की सीलिंग पर लगे हीटिंग कॉइल्स जल उठते हैं और पूरा कमरा भयंकर गर्म होने लगता है। जब वो लोग फिर से डायल को 451 पर घुमाने की कोशिश करते हैं तो अब वह पहले की तरह नहीं घूमता। वो सब रिसेप्शनिस्ट से कोई हिंट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक रिकॉर्डिंग चलती रहती है जो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी। इसी बीच जेसन की नजर एक लॉक पर जाती है। बेन जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर निकालता है ताकि लॉक तोड़ा जा सके, लेकिन जैसे ही वह फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है, वह नकली निकलता है। इसके निकलते ही कमरे में और भी ज्यादा हीटिंग कॉइल्स चालू हो जाते हैं और गर्मी जानलेवा होने लगती है। जोई को उसी नकली फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक चाबी मिलती है। वो सब जल्दी से चाबी को लॉक में लगाते हैं। लॉक खुलता है और अंदर से एक भयानक दिखने वाली डॉल नजर आती है। अब कमरे में कोई भी रिसेप्शनिस्ट नहीं थी, सिर्फ वही रिकॉर्डिंग लगातार गूंज रही थी, जो अब और भी डरावनी लगने लगी थी। तभी वहां रखा टेलीफोन बजने लगता है, जिसे उठाने पर एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है कि इस गेम को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए उनके बताए गए रूल्स को फॉलो करें। कॉल वापस रखते ही रूम की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। अमांडा अब घबरा जाती है और इस गेम को यहीं रोक देने को कहती है। वो लोग अमांडा को पानी लाकर देते हैं। सभी पैनिक में आ चुके थे। उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी जोई की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि पोस्टर्स का हमेशा इस्तेमाल करें। जोई जब पोस्टर्स को जाकर देखती है, तब उसे एक बटन नजर आता है, जिसे दबाने से एक पेंटिंग ऊपर जाती है, जिसके अंदर बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है। फिर वो लोग उस टेबल से सारे पोस्टर्स हटाते हैं और सभी एक एक बटन दबा देते हैं। उस रास्ते को आगे तक देखने के लिए जेसन जाता है। गर्मी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सभी का शरीर जलने लगा था। तभी जेसन उन्हें आवाज लगाता है कि वहां एक जाली लगी है, जिससे निकलने के लिए उन्हें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अमांडा उस बटन को पकड़ लेती है और माइक स्क्रू ड्राइवर लेकर अंदर चला जाता है और उस रास्ते को खोल देता है। अब वो लोग अमांडा को जाने को कहते हैं। अमांडा भी वहां से चली जाती है, मगर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरी में बचे लोग मारे जाएंगे। जोई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां पड़े पानी के ग्लास भरकर उन बटनों पर रखती है। यह आइडिया काम कर जाता है। तभी उस बड़े से पाइप से अमांडा के चिल्लाने की आवाज आती है। यह आवाज सुनकर जोई उसकी मदद करने चली जाती है और बेन डैनी दोनों पानी के ग्लास भरना शुरू कर देते हैं। मगर आखिर में पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि एक ग्लास पानी अमांडा ने पी लिया था। कुछ देर सोचने के बाद बेन अपनी जेब से एक वाइन का बॉटल निकालता है और उस ग्लास में भर देता है। वो लोग आखिरी में किसी तरह भागकर वहां से निकल जाते हैं और आखिर में पूरा रूम जल जाता है। वो लोग अब एक नए कमरे में आ चुके थे और बेहद डरे हुए थे। अमांडा इस गेम को किसी भी तरह बीच में ही छोड़ना चाहती थी, मगर कुछ ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि कोई भी इस गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। जेसन उस रूम में क्लूज इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उसे एक चाबी मिल भी जाती है। उस चाबी से एक ताला खुल जाता है, मगर अगला ताला चाबी से खुलने वाला नहीं था। उसे खोलने के लिए किसी 7 लेटर के वर्ड की जरूरत थी। माइक की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा था, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। इससे वो लोग किसी प्रेसिडेंट या फिर किसी महान हस्ती का नाम गैस करने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से एक भी वर्ड काम नहीं आता। तभी बेन दीवार पर लगी सजावट की चीजों को ध्यान से देखने लगता है। उन चीजों पर 9 लेटर्स दिए हुए थे। उन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक 7 लेटर का वर्ड बनाना है। ऊपर एक हिंट भी था। अचानक से बेन के मन में रूडोल्फ वर्ड आता है, जिसे ट्राई करने पर वो सही होता है और दरवाजा खुल जाता है।
दरवाजे के खुलने के बाद जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब खुद को बर्फीले जंगल जैसी जगह पर पाते हैं। उस जगह का टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था। अब डैनी उस जगह पर आगे जाने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये असल में कोई जंगल नहीं, वो किसी कमरे में ही है जहां चारों तरफ स्क्रीन लगी हैं और कमरे को एक बर्फीले जंगल की तरह सेटअप किया गया है। अब वो लोग क्लूज ढूंढने पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जहां जेसन को एक दरवाजा मिलता है, वहीं जोई को एक लकड़ी पर हिंट लिखा हुआ नजर आता है जिस पर लिखा था ट्रू नॉर्थ एक झूठ है। माइक को एक जमा हुआ भेड़िया नजर आता है जो पेड़ पे लटके एक फिशिंग रॉड की तरफ देख रहा था। वहीं अमांडा को एक रेड जैकेट मिलती है। इस बढ़ते ठंड में वो लोग आपस में लड़ाई से बचने के लिए जैकेट को शेयर करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले अमांडा जोई को जैकेट पहनने को देती है। अब सिगरेट जलाते वक्त बेन का पैर गलती से एक गड्ढे में पड़ जाता है जो किसी फिशिंग स्पॉट की तरह दिखाई पड़ रहा था। तभी माइक वहां पेड़ से फिशिंग रॉड उतार कर लाता है। वो लोग सोच रहे थे कि उन्हें करना क्या है। इतने में जोई के जैकेट की पॉकेट से एक कंपास निकलता है। वो कंपास एक दिशा दिखा रहा था। उसका पीछा करने पर वो दिशा एक जमा हुए भालू की तरफ इशारा कर रहा था। जेसन, माइक और बाकी सब उस फिशिंग रॉड को लटकाकर उस गड्ढे के सामने खड़े थे। जोई जब उस भालू के मुंह में हाथ डालकर देखती है तब उसे उस भालू के मुंह में से एक मैग्नेट मिलता है। जोई वो मैग्नेट लेकर आती है और फिशिंग रॉड में फंसा देती है। वो लोग फिशिंग रॉड को पानी के अंदर डालते हैं, तब उस फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है। जब वो लोग उस चीज को ऊपर लाते हैं तब एक बर्फ में जमी हुई चाबी उसमें से निकलती है। बर्फ बहुत ज्यादा सख्त थी और उसे तोड़ना नामुमकिन था। वो लोग बेन से उसका लाइटर मांगते हैं। बेन उस लाइटर को जमीन पर फेंक देता है। जब डैनी उसे उठाने जाता है तब अचानक से उसके पैरों के नीचे बर्फ टूट जाती है और वो सीधा पानी में चला जाता है। वो लोग डैनी को चाहकर भी नहीं बचा पाते और डैनी मारा जाता है। अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि वो गलत जगह फंस चुके हैं और यह सब कुछ कोई नाटक नहीं है। यहाँ वो सच में मारे जाएंगे अगर उन्होंने सही समय पर रूम को एस्केप नहीं किया। अब वो सभी बेन पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बेन उस गेम वालों का आदमी है जो उन्हें यहाँ मारने आया है। अब कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण वो लोग अब बर्फ को अपने हाथों से पिघलाने और उसमें से चाबी निकालने का फैसला करते हैं। अब कई घंटों बाद आखिरकार उस बर्फ में से चाबी बाहर आ जाती है। जेसन उस चाबी को लेकर अपने ढूंढे हुए दरवाजे पर लगाता है और घुमा देता है, मगर दरवाजा दूसरी साइड खुलता है। सभी दरवाजे से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। अचानक से बर्फ टूटने लगती है और मगर किसी तरह सभी सही सलामत उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब उन्हें देखने को मिलता है एक बार जो कि अपसाइड डाउन था। अचानक से उन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे वो लोग बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अचानक से टेलीफोन बजने की आवाज आती है जो ऊपर सीलिंग से चिपका था। आगे जाने पर नीचे गिरता है। माइक उसे कान से लगाकर जैसे ही हेलो बोलता है, उसमें से एक बेहद जोर आवाज आती है जिसके बाद एक डरावना म्यूजिक बजने लगता है। जेसन की नजर ऊपर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसमें नॉब नहीं था। माइक कहता है कि ऊपर वाले पूल गेम में से बॉल नंबर 8 गायब है। माइक उस बॉल को ढूंढने जा ही रहा था कि अचानक से जमीन हिलती है। बेन देख लेता है, आकर माइक को पकड़कर पीछे खींच लेता है। जमीन टूटकर नीचे गिर जाती है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जमीन कुछ देर पर टूटकर नीचे गिरने वाली है। अमांडा अब 8 नंबर वाली बॉल ढूंढने ऊपर चढ़ती है, जहां उसे एक लॉकर नजर आता है जिसे किसी 4 डिजिट के पासवर्ड से खोलना था। अमांडा रैंडम नंबर ट्राई करती है, मगर उनमें से कोई भी पासवर्ड सही नहीं होता। जोई की नजर एक स्लाइड पजल पर पड़ती है जो किताबों से बनी थी। जोई माइक की मदद से उस स्लाइड पजल तक पहुंचती है। उसी समय जेसन के पैरों के नीचे से जमीन टूटकर गिर जाती है, मगर जेसन किसी तरह खुद को संभालकर बच जाता है। अब जोई उस पजल को सॉल्व कर लेती है। उसे सॉल्व करने पर उन्हें एक हिंट नंबर मिलता है, मगर वो भी सही कोड नहीं होता जो उस लॉकर को खोल सके। जमीन एक एक कर टूटती जा रही थी। वो लोग एक शेल्फ की मदद से टिके हुए थे, मगर उस शेल्फ का नट भी खुलकर गिर जाता है। अब वो शेल्फ 3 लोगों का वजन नहीं उठा सकता था। जोई अब उस शेल्फ से अलग जाने का फैसला करती है, मगर हाथ फिसलने के कारण जमीन पर गिर जाती है। जेसन उसे उठाता है और समय न बर्बाद करते हुए उसके ऊपर चढ़ने में मदद करता है। जोई अमांडा को कहती है कि अगर ये कमरा उल्टा है तो उनके ढूंढे हुए हिंट कोड को अगर उल्टा डाला जाए तो शायद लॉकर खुल जाए। लॉकर खुल भी जाता है। उस लॉकर में से अमांडा को 8 नंबर की बॉल मिलती है जो दरवाजे की नॉब की तरह इस्तेमाल की जा सकती थी। अब सभी दरवाजों तक पहुंच चुके थे, मगर अमांडा कमरे के दूसरी तरफ थी। अब उसे एक बड़ा रिस्क लेना था दरवाजे तक पहुंचने के लिए। अमांडा किसी तरह पूल बोर्ड को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी पॉकेट से वो बॉल नीचे गिर जाती है। अमांडा उस बॉल को लेने के लिए जमीन पे उतर जाती है और जेसन को बॉल फेंक देती है, मगर उसी वक्त जमीन टूटकर गिर जाती है और अमांडा टेलीफोन के वायर पर लटक जाती है। मगर अब अमांडा हिम्मत हार चुकी थी। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर अमांडा गिव अप कर देती है और टेलीफोन की तार टूट जाती है। अब अमांडा भी मर चुकी थी और 6 में से केवल 4 ही लोग अब जिंदा थे। अब वो लोग दरवाजे में नॉब लगाकर दूसरे कमरे में आ चुके थे। ये जगह किसी अस्पताल की तरह नजर आ रही थी। जोई की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी थी।
उसे ये सब कुछ देखना नहीं जा रहा था। अब वो लोग इस जगह को देखकर बेहद हैरान थे, क्योंकि उन सभी ने किसी न किसी हादसे के बाद अस्पताल में कई दिन गुजारे थे। सभी के बिस्तर उसी तरह थे जिस पर उन्होंने अस्पताल में वक्त बिताया था। जोई एक प्लेन क्रैश का शिकार हुई थी। वहीं जेसन अपने दोस्त के साथ बोट लेकर समुद्र की सैर करने निकला था, मगर रास्ता भटक गया था। ठंड के कारण उसका दोस्त मारा गया, मगर वो किसी तरह जिंदा बच गया। वहीं अमांडा बम ब्लास्ट का शिकार हुई थी और बेन एक कार एक्सीडेंट में बहुत घायल हुआ था। माइक माइन में काम किया करता था। माइन के ढह जाने के कारण वो उसमें फंसकर अपने भाई को खो चुका था, मगर वो किसी तरह जिंदा बच गया था। उन सभी में एक चीज कॉमन थी, सभी अकेले सर्वाइवर्स थे। किसी भी बड़े हादसे या परेशानी के बाद तभी अचानक से वहां पड़ा टीवी अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है और उन्हें अपनी लिमिट्स को टेस्ट करके अपने लिए आग के रास्ते को बनाने को कहता है, और उसके बाद 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। सभी हर बार की तरह एक बार फिर क्लूज ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जोई उन्हें देखकर सारे कैमरों को तोड़ना शुरू कर देती है। बेन उसे ऐसा करने से रोकता है, मगर वो नहीं रुकती। जेसन की नजर जहरीली गैस वाले सिलेंडर पर पड़ती है। वो कहता है कि शायद टाइमर के खत्म होते ही उन पर जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। जेसन को एक ECG मशीन मिलती है, जिसमें सही हार्ट रेट मिलने पर शायद उन्हें आगे जाने वाला दरवाजा मिल जाएगा। जेसन सबसे पहले बेन की हार्ट रेट उस मशीन में डालता है, मगर उससे कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद जेसन माइक की हार्ट रेट ट्राई करता है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता। इस बार जेसन कहता है कि शायद उन्हें बहुत तेज हार्ट रेट चाहिए। जेसन माइक को बहुत मनाता है और माइक अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। जेसन माइक को उस मशीन के झटके देने शुरू कर देता है। उसकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और कुछ ही देर में माइक मर जाता है। अब जेसन एक आखिरी बार खुद पर वो मशीन लगाकर अपनी हार्ट रेट को ट्राई करता है, जिसमें वो अपनी हार्ट रेट को स्लो कर लेता है और मशीन उस हार्ट रेट को एक्सेप्ट कर लेती है और उस कमरे में एक दरवाजा खुल जाता है। जेसन समय न बर्बाद करते हुए उस दरवाजे से तुरंत ही भाग जाता है, मगर बेन इतना सेल्फिश नहीं था। वो जोई को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, मगर जोई जाने से मना कर देती है। बेन अकेला ही वहां से चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। बेन अब जेसन के सेल्फिश नेचर से बेहद नाराज था, मगर इस बार भी उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर से नए कमरे में क्लूज ढूंढने शुरू कर दिए। उन्हें एक हैंडल दिखाई दिया जो बहुत टाइट था। दोनों जोर लगाकर किसी तरह उस हैंडल को खोल तो देते हैं, मगर उसे खोलते ही उन्हें अजीब सा लगने लगता है। चीजें तिरछी तिरछी दिखाई देने लगती हैं और सब कुछ भारी भारी सा लगने लगता है। उस ढक्कन पर लिखा होता है कि वो हार मान सकते हैं, मगर बेहतर होगा कि वो एक एंटीडोट ढूंढें। वो बहुत कोशिश करते हैं और किस्मत से बेन को वो एंटीडोट मिल जाता है, मगर जेसन तुरंत ही उससे लड़ना शुरू कर देता है एंटीडोट के लिए। आखिर में उस लड़ाई में बेन की जीत होती है और वो खुद में एंटीडोट इंजेक्ट कर लेता है। जेसन मारा जाता है। अब केवल बेन ही जिंदा बचा था। अब बेन वहां से निकलने के बाद फिर से खुद को एक कमरे में पाता है। वहीं हम देखते हैं कि जोई और माइक ने जिस कमरे में जान गंवाई थी, उस कमरे में कुछ लोग आते हैं जो लाशों को ठिकाने लगाने आए थे, मगर तभी जोई अचानक से उठ जाती है, क्योंकि उसने वहां पड़े ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया था। उन्हें अंदाजा नहीं था, क्योंकि जोई ने साथ ही सारे कैमरे भी तोड़ दिए थे। जोई उन पर रॉड से हमला करके उन्हें वहीं बेहोश कर दिया और उनकी बंदूक लेकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ बेन जिस कमरे में मौजूद था, उस कमरे की दीवारें एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगीं, मगर बेन इस चीज को भी किसी तरह से सरवाइव कर गया। बेन अब फाइनली उन सभी मौत वाले कमरों से बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद उसे वहां एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि वो लोग ये सब कुछ बड़े और पावरफुल लोगों के लिए करते हैं जिन्हें मौत का तमाशा देखना बहुत पसंद है। आखिर में वो इंसान बेन को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, मगर पीछे से जोई आ जाती है जो उस आदमी पर गोली चला देती है, और आखिर में बेन और जोई उस आदमी को मार डालते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। जोई पुलिस को सब कुछ बता देती है, मगर जब पुलिस उस जगह की छानबीन करने वहां जाती है, तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। अब कई महीने बीत जाते हैं और अब जोई और बेन एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, जहां जोई उसे दिखाती है कि कैसे उन्होंने साथ मारे गए लोगों की लाशों को ठिकाने लगा दिया था। किसी को भी शक नहीं हुआ कि इनकी मौत के पीछे किसका हाथ था। इनकी मौत के पीछे एक बहुत बड़ी और खतरनाक कंपनी काम कर रही थी, जो इन सभी की मौत का कारण थी। हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। ऐसी और भी फिल्मों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।